जिस पार्टी का नाम आप ले रहे हैं, मैं उसको पार्टी ने कह करके ये मानता हूँ, वो कुछ छात्रों का समूह था, लेकिन सरकार की नीयत में न कभी खोट था और न कभी आगे है। दिल्ली पुलिस के रवैये की, दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की, किस तरीके से उन्होंने महिलाओं पर, लड़कियों पर और भी छात्रों पर उत्पीड़न किया, तमाम वीडियोस आई, वायरल हुई, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, वो सवाल आज भी बने हुए हैं। तो लाठीचार्ज को भी आप सही ठहराते हैं? अच्छा, आपने नहीं देखा हर स्तर पर हमारी सरकार के लोग, हमारे मजहबी माननीय नेतागण, हमारे जितने हैं वो सब लगातार छात्रों से संपर्क में थे, संवाद में थे और गए भी, और उनको लगातार बुलाया भी गया है। दूसरे प्रोटेस्ट की कहीं ना कहीं शुरुआत होने की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो प्रोटेस्ट है वो है E20 पेट्रोल को लेकर। धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, क्या बीजेपी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी झुक गए, हार मान ली? देखिए, लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि सबको अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, और मैं इसको किसी भी हार या जीत के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह छात्रों ने जो आंदोलन किया वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि सरकार उनसे हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार थी, और सरकार ने हर स्तर पर बातचीत की। हमारी सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री उन छात्रों से बात करने के लिए, हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी और माननीय जितिन जी, वहाँ दोनों हमारे मंत्री जो है वो बातचीत करने गए, लेकिन जो स्थिति बनी वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। लेकिन आप बात करने गए कितने समय के बाद, जब सोनम वांगचुक को उस तरीके से रवैया दिखाया पुलिस ने और दिल्ली पुलिस उठाकर लेकर गई, उनकी स्थिति इतनी ख़राब हुई, 9 किलो वज़न घट गया, मतलब 1 महीने की स्थिति जब बिगड़ी, उसके बाद मतलब ये विचार क्यों आया सरकार को? क्या पहले कानों में खबर नहीं पहुंच पाई, या वो इंतज़ार कर रही थी कि दिल्ली की हालत ऐसा हो, सड़कों पर लोग उतरे, लाठीचार्ज हो, और उसके बाद वो निर्णय लें? देखिए, जिस तरह से छात्रों का जो आंदोलन था वो उस समय तो समझ में आ रहा था, लेकिन उसके बाद छात्रों का आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर छात्रों की किसी मांग का अगर राजनीतिकरण होगा तो ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से जिस पार्टी का नाम आप ले रहे हैं, मैं उसको पार्टी ने कह करके ये मानता हूं, वो कुछ छात्रों का समूह था, जिनकी अपनी कुछ मंशा थी, जिनकी अपनी कुछ मांग थी, लेकिन सरकार की नीयत में न कभी खोट था और न कभी आगे है। सरकार ने तय किया, जब मुझे याद है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये देश की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की सरकार है, युवाओं के सपनों की सरकार है, युवाओं के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। तो लेकिन जब से ही जंतर मंतर पर जिस तरह से ये छात्रों का समूह जब इकट्ठा हुआ, तो उसी समय इस छात्रों के समूह को राजनीतिकरण हो गया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने इस विषय पर लगातार संवाद करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि जब उसका राजनीतिकरण हो गया तो कुछ समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ अन्य दलों के लोग वो संवाद वाली स्थिति नहीं पनपने दे रहे थे। ऐसी स्थिति वहाँ से थोड़ी सी बिगड़ी। ठीक है, देखिए, मैंने खुद करीब 15 दिन से ज़्यादा वहाँ प्रोटेस्ट में कवरेज की, वहाँ लोगों से बात की, छात्रों से बात की, और ये जो आप सवाल उठा रहे हैं वही सवाल मैंने उठाया कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, पॉलिटिकल मंच बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल से लेके कांग्रेस के पार्टी से लेके समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव, सब लोग वहाँ मंच पर पहुँच रहे हैं, पॉलिटिकल मंच बनता जा रहा है। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट आ रहा है, पॉलिटिकल मंच नहीं है, और इसी की यही कारण है कि पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा देर तक यहाँ बैठाया नहीं जा रहा है। तो दोनों में अंतर है। छात्रों का ही प्रोटेस्ट था, छात्रों का ही प्रोटेस्ट है, और छात्रों की ही बात हुई है। तो जिस तरीके की राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है वो सरासर गलत है। देखिए, हमारे नेताओं ने लगातार सदन में ये कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को इस बात के लिए लगा रखा है, और वो लगातार हम अपील कर रहे हैं कि छात्रों की सारी मांगें हम सुनेंगे। और विपक्ष से भी चूँकि हम लोगों ने आग्रह किया था, विपक्ष के साथ जब सदन चलने वाला था मानसून सत्र से पहले ही, लगातार माननीय राजनाथ जी के यहाँ एक लगातार बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें विपक्ष भी शरीक होते हैं, और सब लोगों से आग्रह किया जाता है कि सदन, चूँकि देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का और उनकी आकांक्षाओं का, उनके एक उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया गया एक पंचायत का भवन है, वो पूरे देश की आशाओं का भवन है, तो उसमें हम सब लोग सार्थक और सकारात्मक चर्चा करेंगे। और इस बात की लगातार हम लोग कह रहे थे, लेकिन विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे का जब राजनीतिकरण कर दिया और लगातार विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा था, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी हर स्तर पर। अच्छा, आपने नहीं देखा हर स्तर पर हमारी सरकार के लोग, हमारे मजहबी माननीय नेतागण, हमारे जितने हैं वो सब लगातार छात्रों से संपर्क में थे, संवाद में थे और गए भी, और उनको लगातार बुलाया भी गया है।
तो ऐसा नहीं था कि हम लोग संवाद और संपर्क की स्थिति में नहीं थे, हम लोग इस संपर्क और संवाद की स्थिति, समाधान की स्थिति चाहते थे जी। जो विपक्ष नहीं करने देता था। विपक्ष को लग रहा था कि ये ऐसा ना हो कि ये मुद्दा जो है हमसे छिन जाए, क्योंकि देखिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है इस समय। देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। विपक्ष इस समय देश में हताशा और नकाब के प्रतीक के रूप में जान गया है। विपक्ष इस समय पूरी तरह से सफाया हो गया है। देश की 140 करोड़ जनता आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, देखिए 19 मार्च की रात तक तैयारियां शुरू हो गई थी और 20 मार्च को यह ऐलान किया गया था कि शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा, संसद भवन तक पहुंचा जाएगा, स्पष्ट कर दिया गया था। उसके बाद हज़ारों वीडियोज़ आई दिल्ली पुलिस के रवैये की, दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की, किस तरीके से उन्होंने महिलाओं पर, लड़कियों पर और भी छात्रों पर उत्पीड़न किया। तमाम वीडियोज़ आई, वायरल हुई, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, वो सवाल आज भी बने हुए हैं। तो लाठीचार्ज को भी आप सही ठहराते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अगर हिंसा के रूप में तब्दील होता है तो ये देश के लिए और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय, चिंतन का विषय है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के जवानों ने पूरी तरह शांति के साथ उस काम को करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने पूर्व में यही पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि छात्रों की इसमें कोई गलती नहीं थी। छात्र ये चाहते थे कि हमारी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन लगातार विपक्ष के उकसावे के कारण कुछ लोग जब उस छात्रों के समूह में पॉलिटिकल पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग जब शामिल हो गए, उन्होंने इस तरह की जो है हरकतों को अंजाम दिया है और उन्होंने इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को बहुत चुनौती दी। मैं समझता हूँ छात्रों ने किसी ने चुनौती नहीं दी, लेकिन चूंकि समूह में जब लोग आकर के इस तरह से आ गए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनका राजनीतिकरण हो गया और आकर के उन्होंने अपना माहौल बनाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि इस बहाने हो सकता है हम सत्ता के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएं। लेकिन देश की जनता, देश का नागरिक, देश का छात्र समझ चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन कल्याण का भाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो हम नेशन फर्स्ट को मानते हैं और व्यक्ति को लास्ट मानते हैं, उस भाव से हम लोग काम करते हैं। इसलिए पूरा देश हमारे साथ है। और देखिए, मैं समझता हूँ छात्रों का जो आंदोलन थोड़ा सा हिंसक हुआ था, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें शामिल हो गए थे। बाकी छात्रों ने किसी भी स्तर पर इस बात को स्वीकार भी किया है कि हमारा जो आंदोलन था वो अहिंसक आंदोलन था, हिंसक आंदोलन नहीं था। ठीक है, चलिए 25 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन बना। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। राजनाथ सिंह का जो बयान आया था कि हमारे यहाँ पर इस्तीफे का कल्चर नहीं है, यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, उसमें बदलाव आया। अब क्या लगता है कि क्या सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, उनके फाउंडर, उनके समर्थक, उसमें शामिल होने वाले सभी छात्र मतलब संतुष्ट हैं इस बात से? और आप कितने संतुष्ट हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो शिक्षा नीति है उसमें कोई बदलाव आएगा? जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं उसमें कोई बदलाव आएगा? और किस तरीके से जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो कार्यशैली अपनी संभालेंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय राजनाथ सिंह जी का जो बयान है, माननीय राजनाथ सिंह जी का जो बयान था वो इस पर्पस में था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, उसमें काम करने वाले हमारे जितने भी माननीय हमारे नेतागण हैं, हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, वो इस देश की सेवा का भाव लेकर के आए हैं। कांग्रेस की तरह कोयला और राष्ट्रमंडल खेलों में जिस तरह का घोटाला हुआ, कांग्रेस के लोग जो खनन घोटाले में शामिल हुआ करते थे, हमारी सरकार में उस तरह के मंत्री नहीं हैं। वो देश प्रथम मानते हैं और अपने आप को लास्ट मानते हैं। ये देश के 140 करोड़ भारतीयों की सेवा करने का लक्ष्य लेकर के हम लोग ये देश में पैदा हुए हैं और देश में काम करने का भाव लेकर के चलते हैं। इसलिए इस्तीफे का तो प्रश्न वहां आता है जब हमारा कोई व्यक्ति गड़बड़ होता है। हम लोग गड़बड़ी का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। हम लोग देश की सेवा का भाव लेकर के आए हैं। सत्ता हमारे लिए कोई राजनीतिक साधन नहीं है। सत्ता हमारे लिए देश के 140 करोड़ भारतीयों की सेवा करने का साधन है, न कि हमारे लिए कोई सत्ता कोई किसी मतलब सादगी या साधन की प्राप्ति है या कोई सुख की प्राप्ति, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक देखिए माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का विषय है, उन्होंने, मैं समझता हूँ, ये देश में लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो मैं समझता हूँ इस देश के तमाम लोगों की आस्थाएं लोकतंत्र में और विश्वास से गहरी हुई हैं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात की नैतिक रूप से ये कहा कि सिस्टम में कहीं का अगर कोई गलती है, क्योंकि तमाम अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन सिस्टम में अगर कहीं किसी स्तर पर चूक हुई है तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं। और मैं समझता हूं लाल बहादुर शास्त्री के बाद वो पहले ऐसे नेता हैं, दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नैतिक रूप से हम भारत की अकाउंटेबिलिटी के साथ भारत के नागरिकों के साथ जुड़े हैं। इसलिए कहीं किसी स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी है तो मैं नैतिक जरूर जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ा देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे की बात रखी थी। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग संतुष्ट हैं, छात्र संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी एक आवाज़ उठ रही है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं।
वो भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दिया जाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी तक ये आवाज़ पहुंची है, और क्या इस तरीके का भी हमें कोई आगे रवैया दिख सकता है? क्या नरेंद्र मोदी जी तक बात पहुंचे तो क्या वो भी इस्तीफे के लिए मतलब तैयार हो सकते हैं? देखिए, जो छात्रों का जो समूह था उन लोगों ने भी एक मत सुर से ये स्वीकार किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है वो हम सबके हित में निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है। जिस दिन से छात्र ये आंदोलन कर रहे थे उस दिन से लगातार और लास्ट तक जिस दिन उनका धरना समाप्त हुआ है उस दिन तक उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है, वो हमको न्याय देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब काम करते हैं तो उनकी शैली, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ ये देश चलाना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों को उन पर भरोसा है। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमको उन पर विश्वास है। हाँ, विपक्ष की रही बात, विपक्ष की तो विपक्ष की दुकानें उन्होंने बंद कर दी हैं। जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये देश को लूटने का काम करते थे, इन लुटेरों को उन्होंने जो है इनकी दुकानें बंद कर दी हैं। तो इसलिए इस देश में 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, देश के 140 करोड़ भारतीयों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता इस देश के 140 करोड़ लोग उस 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा पार करने के पर संकल्पित है। ठीक है, 25 जुलाई के बाद इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के उन्होंने ये ऐलान किया, सीजेपी के फाउंडर ने, कि इस जो प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको पूरी तरह खत्म करते हैं। जंतर मंतर की भी स्थिति बदल चुकी है, साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठ रही है और वो दूसरे प्रोटेस्ट की कहीं ना कहीं शुरुआत होने की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो प्रोटेस्ट है वो है E20 पेट्रोल को लेकर। बात आ रही है नितिन गडकरी के इस्तीफे को लेकर। तो क्या हमें 31 जुलाई की अगर हम बात करें तो तहसीन पूनावाला ने एक ऐलान किया है कि वो इंडिया मार्च से शुरू करके अपने मार्च को, उसके बाद नितिन गडकरी के आवास पर और हरदीप पुरी के आवास पर और वहाँ से लेकर संसद भवन तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अब हमें कुछ ही दिनों में दूसरा प्रोटेस्ट देखने वाला है? देखिए, इस तरह की संभावना मैं नहीं देखता हूँ। और जहाँ तक माननीय नितिन गडकरी जी का प्रश्न है तो वो इस देश के वो नायक हैं जिन्होंने इस देश के लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया है कि जिन गांवों में कभी सड़क नहीं बनती थी उस गांवों में सड़क बनी है। जिन प्रदेशों में राजमार्ग नहीं हुआ करते थे, जिन प्रदेशों में हाईवेज नहीं हुआ करते, जिन प्रदेशों में एक्सप्रेसवे नहीं हुआ करते थे, वहाँ उन्होंने हर तरीके से खुशहाली का एक माहौल बनाने का इस देश में काम किया है। और मैं समझता हूँ आज़ाद भारत के बाद वो ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने आज हर गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ा है। देश की आज़ादी के बाद वो पहले नेता हैं कि जिन्होंने प्रदेशों में मुख्यालयों पर, तहसीलों पर हाईवे, एक्सप्रेसवे और अच्छी बड़ी सड़कें दे करके उन्होंने इस देश के अच्छे लोगों के लिए, एक मैं समझता हूँ एक सौभाग्य का विषय हम सब के लिए कि इस जन्म में ऐसे नेता पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से आप जो प्रश्न उठाए ये सब विपक्ष के वो मुद्दे हैं जो जिन पर देश की जनता कभी न ध्यान देती है न ध्यान देती आई है। ठीक है, चलिए, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपना जवाब रखा। जनता तय करेगी, छात्र तय करेंगे वो कितने संतुष्ट हैं आपके जवाब से, कितने संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के इस जवाब से और इस निर्णय से। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, और मथुरा जिले में अभी हम मौजूद हैं और आप जानते हैं कि इस बार चुनाव बहुत नज़दीक है उत्तर प्रदेश के, और मथुरा मुख्य भूमिका निभाने वाला है। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा लेकर 2024 का चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, 2027 आरा कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी कॉरिडोर ये मुद्दा रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं? जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी दावेदारी कर रही है कि अब 2027 में वो सरकार बनाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, कृष्ण जन्मभूमि या अयोध्या ये हमारा कभी चुनावी मुद्दा नहीं है। भारत की और उत्तर प्रदेश की ये आस्था का प्रश्न है, ये आस्था का सवाल है, ये संवेदना और भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है। इसलिए इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। और न भारतीय जनता पार्टी ने कभी मंदिरों को लेकर के या इस तरह से धार्मिक स्थलों को लेकर के कोई चुनाव में हम लोग गए हैं, कभी नहीं गए। और जहाँ तक बात 2027 की है तो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और अन्य विपक्षी लोग ये जो मुंगरी लाल की जो हसीन सपने हैं वो देखते रह जाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में इतना काम हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लोग ये सोचते हैं कि काश इस सन्यासी मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है कि वो कभी अखिलेश जी की तरफ या राहुल गांधी की तरफ या अन्य दलों की तरफ देखते ही नहीं है। और हम लोगों ने जनता के बीच में इतना सारा सेवा का भाव लिया है कि आज जनता ये बात कहती है कि तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और मैं समझता हूँ 2022 में जो हमको बहुमत मिला था उससे कहीं ज़्यादा बहुमत हमको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 2022 की अगर हम बात करें तो आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, गठबंधन में थी। 2024 में जयंत चौधरी जी ने पीएम मोदी या योगी सरकार का साथ लिया और गठबंधन की सरकार बन गई। अब 2027 की बात है, मथुरा की बात करें, 5 विधानसभा सीट है, 5 पर बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। अब सीट में बंटवारा होगा क्योंकि भाई मिली जुली सरकार बनी हुई है। तो किस तरीके से आरएलडी के खाते में कितनी सीट जाने वाली हैं, कौन कौन चेहरा सामने आने वाला है, अगर कुछ अंदाज़ा हो तो हमें बताइए, हमारी जनता जानना चाहेगी।
देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का कितनी सीटें किसको कहाँ मिलेंगी, कैसे होगा, इसके बारे में तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। और जो हमारा नेतृत्व तय करता है, हम तो कार्यकर्ता हैं उस नेतृत्व के, जिसके एक आदेश का इंतजार करते ही हम जैसे तमाम कार्यकर्ता मैदान में उतरते हैं और काम करते हैं। और हमारा काम केवल भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत करना, कमल के फूल को जिताना है। चूँकि मथुरा में हम लोग 5 सीटें जीत करके आए थे और उसी प्रयास के साथ हम लोग फिर पूरी तरह से मथुरा हम जीतेंगे। मथुरा में 5 विधानसभाएं हमारी हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, राष्ट्रीय लोक दल हैं, वो हम सब लोग मिलकर के यहाँ की 5 विधानसभाएं जीतेंगे। कभी यहाँ समाजवादी कांग्रेस के लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अब हम सब लोग साथ हैं। एनडीए का पूरा कुनबा साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा चेहरा हम सबके सामने है। इसलिए इस तरह का तो प्रश्न ही नहीं है कि यहाँ कोई समाजवादी या कांग्रेस का कोई व्यक्ति आएगा। उन सब की तो जमानत जब्त होनी है, उनका तो कोई यहाँ आधार ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक सवाल जो रहता है युवाओं को लेकर रहता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जनसंख्या है युवाओं की, मेजोरिटी है युवाओं की, और जिस तरीके से हम अपने क्षेत्र की बात करें, कुछ विधायक वरिष्ठ हैं, तो क्या लगता है कि युवाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो सवाल हैं रोजगार को लेकर, बाकी की चीज़ों को लेकर, तो एक युवा नेता ही उन चीज़ों को समझ सकता है, एक वरिष्ठ अनुभवी नेता? तो क्या मतलब लगता है कि क्या किसी एक नए चेहरे को, किसी नए युवा चेहरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात युवाओं के रोजगार की है, तो मैं समझता हूँ पिछले 3-4 सालों में तो ज़बरदस्त तरीके से युवाओं को रोज़गार देने की सरकार ने काम किया है। चाहे पुलिस भर्ती के माध्यम से हो, चाहे होमगार्ड भर्ती के माध्यम से हो, या अन्य तरीके से, या तमाम हमारी योजनाओं से, या तमाम हमारी नौकरी का आवेदन अभी सरकार ने लिए हैं। और फिर माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम इतने हज़ार जो है सिपाहियों की भर्ती फिर करेंगे। इसीलिए रोज़गार के मुद्दे पर तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही शानदार काम किया है। और जहाँ तक बात मथुरा की है, तो हमारे सभी माननीय जो विधायकगण हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। और मैं समझता हूँ उनके अपने अपने क्षेत्र में जो विधानसभाएं उनको हैं, जिस विधानसभा से हमारे जितने माननीय विधायक हैं, उन सब ने बहुत ही शानदार काम किया है। जो गांव कभी सड़कों से जुड़ा नहीं करते थे, जिन गांवों के लोग ये देखा करते थे कि कभी हम भी पक्की सड़क पर चलेंगे, वहाँ शानदार काम हुआ है। हर गांव, गली, मोहल्ला, आज गांव, सड़क, मुख्यालय, तहसील सारी पक्की सड़कों से जुड़ करके बहुत ही जोरदार तरीके से हमारी विधानसभा है। और पूर्ण बहुमत के साथ फिर हम उन्हीं विधानसभाओं को जीतेंगे। इतना सा आप सबके बीच में मैं जरूर कह देना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात मथुरा के ब्रजवासियों की है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस ब्रज के वासियों की सेवा में अपना तन मन धन से समर्पित है। ऐसा भाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लेता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जनता समर्थन दे, सच का साथ दे, और जहां लगता है, क्योंकि जनता ही तय करेगी किसकी सरकार बनाती है, जनता ही तय करेगी, छात्र ही तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता सच का साथ दे और सरकार बनाए। तो ये थे सत्यपाल चौधरी, मथुरा में जिला महामंत्री, और किस तरीके से हमने बात करी सीजेपी प्रोटेस्ट में लेके बीजेपी का क्या रवैया रहा, बीजेपी का क्या पक्ष रहा, छात्र क्या जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट हैं या कोई एक नई और मांग निकल कर आएगी। उत्तर प्रदेश की भी बात की, इलेक्शन 2027 अब नज़दीक हैं कि किसकी सरकार बनेगी। आरएलडी का समर्थन मिल चुका है सरकार को, तो किस तरीके से सीट में बंटवारा होगा अब जनता तय करेगी 2027 में वो किसकी सरकार बनाती है और किसको मुख्यमंत्री के पद पर चुनती है। मिलते हैं ऐसे किसी और पॉलिटिकल इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।